हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंडिया एंड यूएनएससी रिफॉर्म्स। यूएनएससी, जैसा कि आप जानते हो, यूएनएससी इज ए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को यूएनएससी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास क्या है, जिनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर, ये किसी भी रिजोल्यूशन पर वीटो अगर कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, फिर वो रिजोल्यूशन एक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता, उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। कोई भी अगर एक भी मेंबर वीटो कर देता है तो 4 मेंबर्स अगर एग्री हैं तो भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये परमानेंट मेंबर्स को बेनिफिट है। और इसमें क्या है कि 15 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, जो कि जो अस्थायी सदस्य हैं वो भी हैं। तो उसमें इंडिया भी है। ठीक है, हर 2 साल पे इनकी सदस्यता बदलती रहती है। तो यूएनएससी रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो मोट यही है कि जो परमानेंट मेंबर्स का स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन लाया जाए। क्योंकि क्या कहते हैं, ये जो रिफॉर्म्स को लेकर के जो लोग बोलते हैं, उनका कहना है, जो कंट्रीज बोलते हैं उनका कहना है कि जो दुनिया वैसी नहीं है। जब यूएनएससी को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, उस समय से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, और जो पावर है उसके भी सेंटर्स बदले हैं। ठीक है, यूएन का जो जनरल असेंबली है, जो यूएन की जनरल असेंबली है, वहाँ पे भी कंट्रीज़ की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में ये यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका ये स्ट्रक्चर बदला जाना चाहिए। तो यह एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें 5 मुख्यतः इशूज शामिल किए गए हैं। कौन कौन से इशूज हैं? एक तो है कि कैटेगरीज ऑफ द मेंबरशिप, कि मेंबरशिप की कैटेगरीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, and the question of the veto held by the 5 permanent regional representations। जो वीटो का पावर होल्ड की जाती है 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो और जो है उससे संबंधित जो रीजनल रेपुटेशन है उसका प्रश्न। तो वीटो का क्या है कि वीटो कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ईरान के खिलाफ कोई रिजोल्यूशंस यूएस के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में रखा जाता है और उस पर क्या करता है चाइना उस पर वीटो कर देता है। कई बार जो ये जो कंट्रीज हैं, 5 मेंबर्स हैं, ये डिप्लोमेसी को मतलब अपनी डिप्लोमेसी को फलीभूत करने के लिए, मतलब उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी, अपने फेवर में कोई रिजोल्यूशन सही होता है तो भी जो है वो क्या करते हैं, वो उस पर वीटो कर देते हैं। अगर कोई भी रिजोल्यूशन सही होता है, जैसे कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, चाइना को डेमोक्रेसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, और वो इस तरीके से जो भी डेमोक्रेटिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ जैसे किसी नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट के प्रति रिजोल्यूशन लाया गया, डेमोक्रेसी को इन्हेंस करने के दृष्टिकोण से भी और प्रोटेक्ट करने के भी दृष्टिकोण से, तो भी यहाँ पे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है चाइना, उसकी तरफ वीटो कर दिया जाता है, उसका फ़ायदा लिया जाता है। तो ये जो है एक ये भी दिक्कत है इसके अंदर। और द साइज ऑफ एन एनलार्ज्ड काउंसिल, द वर्किंग मेथड, इसमें भी सुधार की जरूरत है। द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबलीज रिलेशनशिप, सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली में मेंबर्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और उसके प्रोपोर्शन में क्या है, उसके प्रोपोर्शन में जो सिक्योरिटी यूएनएससी है उसमें मेंबर्स की संख्या कम है। ठीक है, तो ये भी एक सुधार का दृष्टिकोण है। नेक्स्ट सुधार का क्या है एजेंडा? इंक्लूसिव ऑफ न्यू मेंबर्स इज पार्ट ऑफ दिस रिफॉर्म प्रोसेस। जो नए सदस्य हैं, ठीक है, उनको शामिल किया जाना चाहिए इसमें, और ये जो है जो सुधार की प्रक्रिया है उसका एक पार्ट है। और कोई भी सुधार, एनी रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल
सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा हुआ कोई भी सुधार would require the agreement of at least 2/3 of the UN member states। जो UN मेंबर स्टेट्स हैं उनका 2/3 कंसेंट चाहिए, ठीक है, एग्रीमेंट चाहिए, यानी सहमति चाहिए किसी भी प्रकार के, जो सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी प्रकार का सुधार करना है अगर, तो उसमें कितने कितने एग्रीमेंट्स की ज़रूरत है, सहमति की 2/3 सहमति की ज़रूरत है। एंड दैट ऑफ ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनसी enjoying the veto rights। और वो सारी उनको सारी जो है उन सारी परमानेंट जो मेंबर कंट्रीज हैं जिनको वीटो मिला हुआ है, ठीक है, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में उनको उनका एक तरीके से एग्रीमेंट चाहिए, सहमति चाहिए। तो जो चाइना है, इंडिया के लिए चाइना कभी भी एग्री नहीं करेगा। और जो 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो 4 अदर मेंबर्स हैं ये एग्री करते हैं, और सिर्फ चाइना की वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पा रहा है यूएनएससी का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाइना, और एक समय ऐसा था जब इंडिया मेंबर बनने की चांसेस थे इंडिया के काफ़ी ज़्यादा, 1974 में, ठीक है, जिस समय इंडिया ने ये मेंबरशिप जो है एक तरीके से चाइना को दे दिया था, यूएनएससी का मेंबरशिप, ठीक है। और इंडिया ने चाइना की जो मेंबरशिप है यूएनएससी में उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि उस समय पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसमें हम पंचशील के सिद्धांतों को फॉलो करते थे। पंचशील के सिद्धांतों में हम मानते थे कि जो हमारा संबंध है वो हमारे पड़ोसियों के साथ एकदम सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का होना चाहिए, ठीक है, उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक, और जो सुरक्षा है एक दूसरे में आपस में एक दूसरे की सुरक्षा को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम काफ़ी शांत पॉलिसी का फॉलो कर रहे थे और उस टाइम पे 1962 का वॉर भी हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद से चाइना को मेंबरशिप मिल गई यूएनएससी की, और चाइना को जब मेंबरशिप मिल गई फिर हमारी और चाइना की जो कंपटीशन है वो बढ़ने लगा, और इतना ज़्यादा बढ़ गया हमारा कंपटीशन कि अब जो है हम खुद ही मेंबरशिप पाना चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है चाइना की वजह से। चाइना जो है उसको अपोज कर रहा है, इस समय अपोज ही कर रहा है चाइना एक तरीके से। चाइना को क्या है कि चाइना भारत को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, और प्रतिद्वंदी भी ऐसा नहीं कि जो उसको हर फील्ड में कम्पीट कर रहा है। चाइना भारत को एक काउंटरिंग पावर के रूप में देखता है कि ये जो है वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं लाइक यूएस, इंडिया यूएस के नज़दीक जा रहा है। मतलब जो इंडिया है उसको यूएस सपोर्ट क्यों कर रहा है, इंडिया को यूएस क्यों सपोर्ट कर रहा है? इंडिया को यूएस इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया जो है चाइना को इस रीजन में बैलेंस करेगा, और चाइना जो है का जो भी ध्यान होगा वो इंडिया की तरफ चला जाएगा, और यूएस से उसकी कंपटीशन थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए क्या एक तरीके से मिसगाइडेड रहेगी, और फिर यूएस जो है चाइना पर ध्यान रखेगा और उसको अपने तरीके से जो है अपनी डिप्लोमेटिक जो गेन्स हैं वो उसके ऊपर लेगा। तो ये एक पूरा दृष्टिकोण रहता है यूएस का, और इसीलिए इंडिया को चाइना एक कंपटीटर के रूप में इस रीजन में देखता है। जो कहते हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कुछ एनालिस्ट का मानना है जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया के साथ होते हैं वो एक तरीके से चाइना की जो इंटरनल पॉलिसी होती है उससे भी ध्यान हटकाने के लिए होते हैं, ठीक है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म जैसी भावना को पैदा करना। ये एक तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट्स को तीसरी दुनिया के देशों में इसको एक टूल के रूप में बना लिया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट्स होंगी उन तीसरी दुनिया के देश में या ऐसे जो औपनिवेशिक सरकार रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है उसको एज ए टूल यूज़ किया जाता है। और वो टूल क्या करता है, वो टूल करता है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करने के लिए, ताकि एक विशेष पार्टी दल या नेता को जो है वो बार बार चुनते रहें। तो ऐसा ही कुछ जो है, या फिर गवर्नमेंट की जो असफलताएं हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए,
हमेशा जो है इस तरीके के नेशनलिज्म और इन सब इश्यूज का सहारा लिया जाता है, एक तरीके से लोगों के सेंटिमेंट से खेला जाता है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट जब भी ऐसा कभी एस्केलेट करता है तो उसका रीजन ऐसा भी हो सकता है। बाकी चाइना को मालूम है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस चाइना के लिए क्या है, क्योंकि इंडिया जो इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट। और चाइना क्या है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो किस पे है, मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है चाइना की। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है उसको लिए जो भी चीज़ें बनती हैं उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए मार्केट। मार्केट दूसरा सबसे बड़ा मार्केट एक तरीके से बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। तो इंडिया की बाजार में जिस तरीके से आप चाइना की वस्तुओं के फ्लो देखते हो वो इसी का नतीजा है। तो चाइना के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट करके वो इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब क्यों करना चाहेगा, क्योंकि उसको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपने बचाए रखने के लिए। लेकिन वो नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से ऐसा करता है और एक तरीके से इंडिया को भी अनस्टेबल करके रखना चाहता है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में पाकिस्तान के द्वारा जो फेक करेंसी फ्लो करी जाती है, ठीक है, वो भी एक तरीके से इंडिया को अनस्टेबल करने के लिए किया जाता है। जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है वो भी एक तरीके से इंडिया को अनस्टेबल करने के लिए होता है। तो ये पूरा एक जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है। और हम फिर वापस अपने इस टॉपिक पे आते हैं कि यूएनएससी का जो मेंबरशिप है उसके लिए जो इंडिया का ट्राई कर रहा है, इंडिया एफर्ट लगा रहा है। तो आपने देखा कि जो यूएनएससी रिफॉर्म्स का एजेंडा क्या क्या है। एक तो कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप है, नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द वीटो हेल्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन, एंड नेक्स्ट है द साइज ऑफ एन enlarged काउंसिल, एंड नेक्स्ट इट्स वर्किंग मेथड, नेक्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली। तो ये कुछ जो है रिफॉर्म्स के इशूज़ हैं और 5 की इशूज़ हैं इसमें अगर हम देखें तो। नाउ वी विल सी चेंज इन द जियोपॉलिटिकल रियलिटी सिंस यूएनएससी फॉर्मेशन। जब से यूएनएससी बनाई गई थी तो जो जियो पॉलिटिकल राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो वो बदलाव जबकि यूएनएससी में नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल चेंजेज हैं वो हमें दिखाई देते हैं बाहर, लेकिन वो यूएनएससी में नहीं दिखाई देते हैं, दुनिया में तो दिखाई दे रहे हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स being debated since 2 decades is too long overdue, and the necessary expansions must be made considered how much the world has changed. United Nations Secretary General Ban Ki-moon, after the World War II, a bipolar world has emerged with two contrasting ideologies of capitalism and socialism. Mm, The United States was both a military power। जो यूनाइटेड स्टेट था उस टाइम पे, हम ये कहना चाहते हैं कि जो सिनेरियो था वो बदल गया था एक्चुअली। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो जब ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो 1917 में क्या हुआ था, बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था। और उस समय एक सोशलिस्ट रशिया सोशलिस्ट रसा का उदय हुआ था। ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे। और जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस टाइम पे ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, वो इसको काफ़ी जो है गलत तरीके से देखते थे और एक तरीके से नफरत करते थे। और यही रीजन था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें अमेरिका की लेट एंट्री होती है, क्योंकि जो मित्र राष्ट्र थे उनके साथ रसिया भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंक्लूड था। लेकिन जब वो, क्योंकि जार का शासन था, जार जो है उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल था। लेकिन जब क्या होता है कि जब जार का शासन हट जाता है रिवॉल्यूशन के बाद, तो क्या होता है कि यूएसएसआर हट जाता है उसमें से।
जो रसिया रहता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो जाता है और अमेरिका फिर एंटर कर जाता है। तो कैपिटलिज्म जो है उसको नफरत किया जाता था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो एक तरीके से उसके बाद क्या हुआ, मंदी आई, वैश्विक मंदी। धीरे धीरे वैश्विक मंदी जब आई तो क्या हुआ कि जो कैपिटलिज्म था एक तरीके से इससे लोगों का मोह भंग हो गया। और यूरोप में आप देखेंगे कि कई जगहों पे सोशलिज्म के मूवमेंट शुरू हो गए थे, जर्मनी में और फ्रांस में। एक तरीके से अंतराष्ट्रवाद की भावना, जहां पे भी अंतराष्ट्रवाद की भावना आएगी समझ लो अब सोशलिज्म शुरू हो चुका है। तो इटली में यहाँ पे चलने लगे थे, लेकिन उनके काउंटर में नेशनलिज्म भी पैदा हो गया था। नेशनलिज्म यानी कि जो ऐसा उग्र राष्ट्रवाद आकर के आया था मुसोलिनी के रूप में, जो कि सोशलिस्ट को दबाता जाते थे, तो सोशलिज्म को खत्म करना चाहते थे, और हिटलर के रूप में। और यही कारण था कि उस समय जब जब ये जो हिट तानाशाहों का उदय हो रहा था, फासिज्म का उदय हो रहा था, तो फ्रांस और जो ब्रिटेन की जैसे कंट्रीज हैं उन्होंने इनको रोकने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो फासिज्म है वो सोशलिज्म को ख़त्म कर देगा। ठीक है, सोशलिज्म को ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो जर्मनी था उनका मानना था कि जर्मनी रूस को ख़त्म कर देगा, जो हिटलर है। वो तो जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तब उन्होंने क्या किया कि हिटलर को पनिश करने की कोशिश की, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध इनके इस कारण से भी हुआ कि उन्होंने इस तुष्टिकरण की नीति अपनाई और उनको फासिज्म को बढ़ावा दिया एक तरीके से, उस पर चुप्पी साध कर। तो ये पूरा एक सिनेरियो था उस समय, जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद का जियो पॉलिटिक्स ऐसा बना। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार में रसिया जो था वो आ गया, फिर से मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ने लगा। मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ना मजबूरी थी, क्योंकि वो जर्मनी के अगेंस्ट था रसिया। ठीक है, तो वहाँ पर जर्मनी में जहाँ जहाँ पे भी ये सेनाएं लड़ रही थी, तो रसिया की सेना जर्मनी में लड़ रही थी, और वो एक तरीके से विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था। और ब्रिटेन, जब इसको मदद की जरूरत थी रसिया को, तो उस टाइम पे ब्रिटेन ने, पूर्वी जर्मनी की बात हो रही है, ब्रिटेन ने इनकी मदद नहीं करी थी, क्योंकि उनका मानना था कि इसके साथ ही इनको भी समाप्त हो जाना चाहिए, जो वर्ल्ड वार समाप्त हो रहा है। तो और रशिया को ये चीज़ समझ में आ गई। फिर उन्होंने जो पूर्वी यूरोप में लड़ रहे थे, उन्होंने पूरे पूर्वी यूरोप पर ही अपना कब्जा कर लिया, और सोशलिज्म को फिर यहीं से शुरू होता है। ठीक है, कोल्ड वार का एरा। और जो चर्चिल था उसका जो स्पेस एक विशेष भाषण दिया था उसने, आयरन कर्टन का, कि पूरी दुनिया में, यूरोप में एक आयरन कर्टन, यहाँ लोहे का पर्दा लग चुका है, इसके एक तरफ है पूंजीवाद और दूसरी तरफ है साम्यवाद। तो यहीं से वर्ल्ड वार कोल्ड वार का एरा शुरू होता है। वो टाइम कोल्ड वार का था, दुनिया में हथियारों की होड़ लगी हुई थी एक तरीके से रसिया और यूएस के बीच में। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे और वो लड़ाई चल रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना था, जो यूएनएससी बनाया गया वहाँ पे 5 मेंबर्स थे। और यहाँ पे आप देखो, यूनाइटेड स्टेट वाज ए मिलिट्री पावर, एक जो है सैन्य शक्ति भी था, एक आर्थिक शक्ति भी था। ठीक है, एंड द सोवियत यूनियन हैड ब्रूट फोर्सेस, बहुत खतरनाक उसके पास सैनिक थे। इंटेंजिबल अट्रैक्शन ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, और जो मार्क्सवाद था, समाजवाद था, उसकी तरफ झुकाव था। एंड टू कीप इट्स ओन पीपल डाउन बाई मैनेजिंग इट्स न्यूली एक्वायर्ड एम्पायर इन द हार्ट ऑफ यूरोप। जो यूरोप में अपना एक एम्पायर बनाया था, उसके भी लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी, मतलब ये चीज़ें थी उसके पास, एक ब्रूट फोर्सेस, इंटेंजिबल अट्रैक्शन ऑफ द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड द फ्यूल। ये आप देखिए यहाँ पे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड द फ्यूल, द वर्ल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, जो कोल्ड वॉर, सॉरी कोल्ड वार का एक ईंधन भी था, जो यूएस और यूएसएसआर में था। और पोस्ट वॉर कोल्ड वार या शीत युद्ध के बाद, ठीक है, बाद की दुनिया में जो कि लोकल हॉट वॉर्स यानी स्थानीय हॉट छोटी छोटी युद्धों में अब इंगेज होने लगे थे, जैसे कि कुछ उसमें छद्म युद्ध भी होते थे, प्रॉक्सी वॉर्स भी होने लगे थे। और and that were characteristic of the world of the Cold War period,
जो कि कोल्ड वॉर पीरियड के एक करेक्टरिस्टिक है बनाते हैं। एंड द पावर बैलेंस इज चेंजिंग अगेन विद द चाइना रिप्लेसिंग रसिया। और अब क्या है, पावर का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो फिर से बदलने लगा है। और चाइना जो है वो रूस को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है एज द अपोजिट पोल ऑफ द यूएस। यूएस के अपोजिट पोल के रूप में चाइना रूस को अब क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि अगर पहले जो कोल्ड वॉर चला था उसमें यहाँ पे यूएस था और यहाँ पे यूएसएसआर था, ठीक है। अब चाइना यूएसएसआर को रिप्लेस कर रहा है और यूएस जो है वहीं पे है। और ये जो कोल्ड वार, न्यू कोल्ड वार अगर आप इसको कहोगे तो ये किसके साथ शुरू हो रहा है, यूएस और यूएसएसआर के बीच में नहीं है, बल्कि यूएस और चाइना के बीच में है। एंड इंडिया हैज आल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन द टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक अगर वृद्धि की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, तो उस क्षेत्र में इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड कंटेमिनेट कंकमिटेंट मिलिट्री माइट, सैन्य शक्ति को भी काफ़ी बढ़ा लिया है भारत ने अभी। जैसे कि नौसेना में, जल सेना में और वायुसेना में भारत की जो शक्ति है वो एक्सेप्शनली बढ़ी है, ठीक है। और इंडिया जो है अब एक रीजनल पावर के रूप में एक्ट कर रहा है, तेज़ी से उभर चुका है, ठीक है। जैसे कि आप रीजनल पावर में क्या है कि अब जो है अभी हम इंडिया जो है बांग्लादेश को क्या देता है, इकोनॉमिक एड्स भी हम इकोनॉमिक आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से जो भारत की जो भूमिका है, जो बढ़ती हुई भूमिका है, उस वो दृष्टिगोचर हो रही है। जैसे कि अभी पूरी दुनिया में जो मेडिकल डिप्लोमेसी थी इंडिया की, हाइड्रोक्लोरोक्विन की दिया हमने, हाइड्रोक्लोरोक्विन और कोविशील्ड जो हमारी वैक्सीन्स हैं जो हमने बनाई हैं, ठीक है। एक तरीके से भारत की स्थिति बदल रही है उस टाइम से। उस टाइम पे जिस तरीके जो हमारी पोजीशन थी, अभी इसरो को देख लो, इसरो जो है अब कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी कर रहा है। तो इंडिया की जो ताकत है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है पहले के उस टाइम के रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए क्या है कि अब चाइना यूएसएसआर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और जो रसिया था वो कमज़ोर हुआ है, यूएसएसआर की जगह अब चाइना ले रहा है, जो कोल्ड वॉर सिनेरियो अगर हम बनाने की कोशिश करें। और इंडिया लेकिन एक थर्ड पावर के रूप में इंडिया की आर्थिक वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और एक मिलिट्री शक्ति के रूप में भी, सैन्य शक्ति के रूप में भी भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब जो विश्व है, वर्ल्ड इज नाउ मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय है। और अब वर्ल्ड जो है बाइपोलर नहीं है। अब कई सारी शक्तियाँ, पावर्स हैं। जैसे कि आप अगर ये फील करना चाहोगे कैसे कई शक्तियाँ हैं, तो आप WTO के जो दोहा दौर की वार्ता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो दोहा दौर की वार्ता है वो कितने लंबे समय तक लटकी रही, मतलब उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो नियम पॉलिसीज़ बनाते थे और उनको जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनके ऊपर थोप देते थे। लेकिन अब क्या है, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है आर्गुमेंट्स करती थी, ठीक है, इंडिया चाइना के नेतृत्व में। तो इसलिए जो है वो कृषि जो एग्रीकल्चर नैम था, ठीक है, और जो ये दोहा दौर की वार्ता थी वो सब क्या हो गई थी, डिलेड हो गई थी। और अभी भी उस पर क्लियरिफिकेशन नहीं हो सका है, क्योंकि अब जो है ये रिएक्शन इधर से भी होने लगे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने लगा है। अब पहले वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की पावर्स नहीं रहे, अब चाइना, इंडिया, जापान, मैक्सिको, ब्राज़ील, ये जो छोटे छोटे देश हैं ये भी काफ़ी पावरफुल हुए हैं। ब्राज़ील की बात कर लो, ब्राज़ील भी अब एक पावरफुल कंट्री बन रहा है। अर्जेंटीना, छोटे छोटे देश हैं, साउथ अफ्रीका, जो अब का मतलब एक तरीके से रीजनल जो रीजन्स हैं वहाँ पे पावर गेन कर रहे हैं। तो इस ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब जो है पहले जैसी सिनेरियो है। तो उसको जो ये पावर्स मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है वो ये डिमांड कर रहा है कि जो यूएनएससी है उसमें बदलाव होना चाहिए। और नाउ आर्गुमेंट्स फॉर इंडिया इन परमानेंट मेंबरशिप, भारत के क्या तर्क हैं जो स्थायी सदस्यता है उसके लिए। कई सारे तर्क हैं।
जो इंडिया के लिए दिए गए हैं परमानेंट मेंबरशिप पर। पहला, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हम जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और जो जो करंट जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो करंट जियो वर्ल्ड और जो करंट जियो पॉलिटिक्स है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन, जो हमारा प्रभाव है, वो अब उसको क्या किया जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और वी शुड बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग बॉडी एट द यूएन लेवल। अब हम को संयुक्त राष्ट्र संघ के लेवल पर, ठीक है, जो निर्णय लेने वाली बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है, उनका पार्ट होना पड़ेगा। एंड जो दूसरा आर्गुमेंट है, सेकेंड आर्गुमेंट है, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और आवर इन्फ्लुएंस हैज इंक्रीज्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड ट्रेड, और हमारा जो प्रभाव है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था और व्यापार में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो इसलिए हमको अब इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। एंड अनदर फैक्टर दैट वर्क्स against India's attempts to gain permanent membership on the Security Council is the state of its military। जो भारत की मिलिट्री की सिचुएशन है वो भी एक तरीके से फैक्टर है, ठीक है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द कंट्रीज एट द फोर फ्रंट ऑफ द प्रोवाइडिंग पीस कीपर्स। जो पीस कीपर्स होते हैं, शांति सैनिक होते हैं जो यूएन के, उसमें जो अपनी इंडिया हेल्प करने वालों में सबसे आगे रही है। और जो इनके हमारे जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, शक्तियां हैं, ठीक है, वो हमेशा जो है सबसे अच्छी मानी गई हैं, बेस्ट मानी गई हैं। जो हमारी पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, जो हमारे जो शांति स्थापना के लिए जो हम जिन सैनिकों का प्रयोग करते हैं, वो दुनिया में सबसे बेस्ट माने गए हैं, ठीक है। बट इट्स होल डिफरेंट बॉल गेम बीइंग ए परमानेंट मेंबर, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक तरीके से डिफरेंट बॉल गेम की तरह है अगर हम परमानेंट मेंबर बनते हैं तो। कुछ और भी आर्गुमेंट्स यहाँ पे दिए हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन अदरवाइज अनरिप्रेजेंटेड रीजन। इंडिया एक ऐसा रीजन है जो वहाँ से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, और विथ लार्ज अनरिप्रेजेंटेड रिलीजन्स, ऐसे धर्म से आता है, ऐसे धार्मिक देश है जिसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। एंड इट फ्रिक्वेंटली शोप्स एज ए नॉन परमानेंट रेशनल मेंबर्स, और एक तरीके से नॉन रोटेशनल मेंबर, सॉरी, नॉन परमानेंट जो है गैर स्थायी रोटेशनल मेंबर के रूप में यहाँ पे आता रहता है, और यूजुअली विंस वोट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स स्टेट्स इन इट्स बीट फॉर नॉन परमानेंट पोजीशन, ठीक है। और सभी जो मेंबर स्टेट हैं जनरल असेंबली के, वो एक तरीके से सभी इंडिया के फेवर में वोट करते हैं ताकि इंडिया को जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जा सके। तो परमानेंट मेंबर के लिए भी वोट पड़ता है, तो उसमें भी इंडिया को फ़ायदा मिल सकता है। इट हैज़ द बैकिंग ऑफ सम मेजर प्लेयर्स, और जो हमारे सब कुछ जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं इस फील्ड में, जैसे कि फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट हो गया, इन सब का एक तरीके से इंडिया को है मतलब बैकअप मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है। और ये नंबर ऑफ यूरोपियन, एशियन एंड लैटिन अमेरिकन नेशंस एंड द अफ्रीकन यूनियन, बहुत सारे यूरोपियन, एशियन और लैटिन अमेरिकन देशों का, अफ्रीकन देशों का क्या मिला हुआ है, सपोर्ट, समर्थन मिला हुआ है। एंड इट्स रिलेटिवली ट्रस्टेड बाय द मुस्लिम स्टेट, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी हमारे पे विश्वास किया जाता है। एंड जो सुरक्षा परिषद है could probably use someone other than China that can negotiate in Middle East। जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर चाइना जो नेगोशिएशन करता है, वो काम करवाने के लिए जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो किसी और को चुन सकती है, इंडिया के जैसे मतलब कंट्री को। इंडिया जब वहाँ पे जाएगा तो what will be India's agenda during the presidency। अब प्रेसिडेंसी अगर इंडिया को मिली है, ठीक है, अगर इंडिया क्या है कि प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो इंडिया का एजेंडा क्या होगा। तो ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी इंडिया विल बी ऑर्गेनाइजिंग हाई लेवल सिग्नेचर इवेंट्स इन 3 मेजर एरियाज।
एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, फिर पीस कीपिंग पर और काउंटर टेररिज्म पर हाई लेवल सिग्नेचर इवेंट्स इंडिया के द्वारा आयोजित किया जा सकता है। तो ये कुछ हमने देखा जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है यूएनएससी में, ठीक है। तो अभी अभी के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिक्स को देखेंगे, ठीक है। ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक पर समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं और ताकि हम अगर जरूरत पड़े तो सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट पर मिल हमारे ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। और इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।